दोस्तों ऐसा र्यूमर है कि इस बार आईफोन 15 लास्ट ईयर के कंपेयर में 12% तक महंगा हो सकता है। एप्पल अपने हाई प्राइसेस और हाई प्रॉफिट मार्जिन के चलते हमेशा से ही बदनाम रहा है। अगर हम टेक सेक्टर की बाकी कंपनीज पर नजर डालें तो इनका प्रॉफिट मार्जिन 2 से 5% के बीच होता है। वहीं एप्पल का नेट प्रॉफिट मार्जिन 25% तक है। और पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो एप्पल लगातार अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज कर रहा है। साथ ही ये तरह तरह के हाई मार्जिन सर्विसेज पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी भी एप्पल के प्रोडक्ट में कोई नॉन एप्पल डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो अक्सर उसकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? साथ ही जब भी आप किसी ऐप को परचेज करना चाहते हैं तो आपको एप्पल का ही पेमेंट मेथड चूज करना होता है। वहीं कई लोगों को लगता है कि एप्पल का ये वाला फीचर आपके प्राइवेसी को बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अब सवाल ये है कि आखिर एप्पल के प्रोडक्ट्स में इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद और ये इतने एक्सपेंसिव होने के बावजूद लोग इसके प्रोडक्ट को खरीदने से खुद को रोक क्यों नहीं पाते? और कहीं यही वो रीजन तो नहीं जिसका फायदा उठाकर एप्पल इतना हाई प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम एप्पल के बिजनेस स्ट्रैटेजी को पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। एप्पल आज दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट टेक कंपनी है, जिसका सबसे फेमस प्रोडक्ट है आईफोन। इस साल के पहले क्वार्टर में एप्पल ने $94.8 बिलियन का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें $51 बिलियन मतलब अराउंड 54% पार्ट सिर्फ आईफोन की सेल से था। इसी तरह एप्पल के फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि एप्पल वॉच और मैकबुक का रेवेन्यू भी आईफोन से ही कनेक्टेड है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इन्हें वही लोग खरीदते हैं जो पहले से एक आईफोन यूजर हैं। इसका मतलब है कि एप्पल की 90% डिपेंडेंसी उसके हीरो प्रोडक्ट आईफोन पर है। आज आईफोन खरीदने वालों में मैक्सिमम लोग ऐसे एंड्रॉयड यूजर्स हैं जो आईफोन पर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर हम 2016 की बात करें तो यूएस के अंदर एप्पल का मार्केट शेयर केवल 33% था, लेकिन 2020 के एंड तक ये परसेंटेज ऑलमोस्ट डबल होकर 65% हो गया। और ये ट्रेंड केवल यूएस ही नहीं बल्कि चाइना और इंडिया में भी देखने को मिला है। यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर आईफोन यूजर्स की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी है। अब 2015 के दौरान जब आईफोन की सेल्स अपने पीक पर थी तो उसके बाद एप्पल ने इसकी प्राइसिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और इसके प्राइस को $650 से बढ़ाकर सीधा $750 कर दिया। उसके बाद $800, फिर 1000 और आखिर में ये $1100 के प्राइस को टच कर चुका है, जो प्रो वर्जन का स्टार्टिंग प्राइस है। अब यहाँ तक ये तो समझ आ गया कि आज एप्पल की मैक्सिमम सेल ऐसे लोगों से हो रही है जो एंड्रॉयड से आईफोन पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन बात करें सॉफ्टवेयर की तो इसमें भी इन्होंने दूसरी कंपनीज को पीछे किया हुआ है। हम सबके माइंड में एप्पल को लेकर एक प्रीमियमनेस वाली इमेज बनी हुई है, क्योंकि इनके स्मार्टफोन मार्केट में बाकी के स्मार्टफोन से काफी महंगे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में चीजें बिल्कुल उल्टी हैं और शायद यही रीजन है कि एप्पल दूसरी कंपनीज को मात दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल iCloud और गूगल क्लाउड को ले लेते हैं। ये दोनों ही बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ आती हैं, क्योंकि iCloud 50 GB का $1, 200 GB का $3 और 2 TB का $10 मंथली चार्ज करता है, जो गूगल क्लाउड से काफी सिमिलर है, क्योंकि ये भी $2 फॉर 100 GB, $3 फॉर 200 GB और $10 फॉर 2 TB स्टोरेज चार्ज करता है। वहीं एप्पल म्यूजिक की बात करें तो ये स्पॉटिफाई से कम्पीट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में स्टूडेंट प्लान पर स्पॉटिफाई 59 रुपीज पर मंथ चार्ज करता है। वहीं एप्पल म्यूजिक का प्राइस भी 59 रुपीज ही है। इंडिविजुअल प्लान में स्पॉटिफाई का प्राइस 119 रुपए पर मंथ है, तो वहीं एप्पल म्यूजिक का 99 रुपए पर मंथ। वहीं अगर हम फैमिली प्लान की बात करें तो स्पॉटिफाई 179 रुपए मंथली चार्ज करता है, जबकि एप्पल म्यूजिक सिर्फ 149 रुपए। इससे साफ है कि एप्पल बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो अपने फील्ड में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी उनसे भी डायरेक्ट कॉम्पीट कर रहा है। अब लोग पहले से ही एप्पल की सर्विस को प्रीमियम और सुपीरियर मानते आए हैं और एप्पल की इस यूनिक स्ट्रैटेजी से कंपनी को और भी ज्यादा फायदा हो गया। एंड यही रीजन है कि एप्पल के पास आज करीब 900 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स हैं। सिर्फ एप्पल म्यूजिक की सब्सक्रिप्शन 88 मिलियन लोगों ने ले रखा है। वहीं एप्पल टीवी से भी 75 मिलियन सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये तो बात हुई उन पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज की जिसकी वजह से एप्पल आज अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल चुका है। लेकिन इसके सक्सेस के पीछे केवल यही दो रीजंस नहीं छिपे हैं, बल्कि कुछ डार्क सीक्रेट्स भी छिपे हुए हैं जिससे शायद एक आम इंसान अनजान है। चलिए एक एक करके उन पॉइंट्स को समझते हैं। दोस्तों एप्पल के इकोसिस्टम के बारे में आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि इसने एक ऐसा कमाल का इकोसिस्टम बना रखा है जहां वो अपने प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस के साथ एक बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है।
लेकिन अगर आप एप्पल की डिवाइस में किसी नॉन एप्पल डिवाइस को पेयर करना चाहेंगे तो आपको कई तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपके पास आईफोन है तो आप विंडोज पीसी में ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेम प्रॉब्लम आपको एंड्रॉयड फोन और मैकबुक के केस में भी मिलेगी, क्योंकि एप्पल ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि एप्पल के डिवाइसेस सिर्फ अपने ही डिवाइसेस के साथ अच्छी कनेक्टिविटी बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे में आपको आईफोन खरीदने के बाद मजबूरन आईपैड भी लेना पड़ सकता है और हेडफोन के लिए हो सकता है एयरपॉड्स भी। यानी शुरुआत में खरीदते तो आप सिर्फ आईफोन है, लेकिन धीरे धीरे आपको मजबूरी में इनके और भी प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। इसके अलावा एप्पल की जो अपनी एप्लीकेशंस हैं वो आईफोन में बहुत ही स्मूथली रन करती है, लेकिन दूसरी कंपनीज की ऐप के साथ इसमें कई तरह की इरिटेटिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आईफोन में कोई फोटो या फाइल सिलेक्ट करके उसे गूगल ड्राइव ऐप पर डालते हैं तो जब तक आपकी पूरी फाइल अपलोड नहीं हो जाती तब तक आपको उसी विंडो पर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एक सेकंड के लिए भी इसे मिनिमाइज किया तो ये अपलोड कैंसिल हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स शुरुआत से ही चली आ रही है। एप्पल हर साल अपनी नई स्मार्टफोन की सीरीज को लॉन्च तो करता जा रहा है, लेकिन ये माइनर से इश्यूज उससे फिक्स नहीं हो रहे, या यूं कहें कि वो इसे फिक्स करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम फिक्स हो गए तो एप्पल की सर्विसेज कौन ही खरीदेगा। इसके अलावा अगर आप आईफोन यूजर हैं और किसी भी तरह की वेब सर्च के लिए सफारी या सिरी का यूज करते हैं तो ऐसे में एप्पल ने आपको गूगल रिडायरेक्ट जरूर किया होगा, जो हम सब के लिए नेचुरल है। पर आपको क्या लगता है एप्पल ने सर्च इंजन के लिए गूगल को ही क्यों चुना, बिंग या अदर सर्च इंजन क्यों नहीं? क्योंकि ये सबसे डोमिनेंट सर्च इंजन है। इनमें से आपका जवाब जो भी है, पर सच्चाई ये है कि गूगल इस काम के लिए एप्पल को मोटी रकम पे करता है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये अमाउंट कितना होगा? 2014 में ये $1 बिलियन था एंड फिलहाल की बात करें तो ये $20 बिलियन पर ईयर है, और ये अमाउंट एप्पल के टोटल प्रॉफिट का 20% पार्ट है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। बात करें एप्पल के दूसरे डार्क साइड की तो वो है एप्पल स्टोर सर्विस चार्ज। दोस्तों, एप्पल का रूल है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन खुद को ऐप स्टोर पर रजिस्टर करता है तो उस ऐप के अंदर होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर उसे एप्पल को 15 से 30% पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप अपने आईफोन में नेटफ्लिक्स का $499 वाला प्लान लिया, तो ऐसे में नेटफ्लिक्स को इस $499 का 15 से 30% पार्ट एप्पल को देना होगा। इस तरह के बहुत सारे ऐप स्टोर पर रजिस्टर्ड हैं, जिससे एप्पल की करीब 70 से $85 बिलियन की कमाई होती है, और ये एप्पल के लिए उसके हार्डवेयर बेचने से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इस कमीशन के परसेंटेज को एप्पल ने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग तय होता है कि किस कंपनी को कितना % पे करना है। फिलहाल एप्पल के ऐप स्टोर पर लगभग 2 मिलियन से ज्यादा ऐप रजिस्टर्ड हैं, एंड इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से इसकी कितनी कमाई हो रही होगी। इससे तंग आकर कई कंपनीज ने इस ऐप स्टोर पॉलिसी के खिलाफ केस भी फाइल किया है, जिसमें एक गेमिंग कंपनी एपिक गेम ने 2020 में यूनाइटेड स्टेट के अंदर एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल किया था, जिसमें बोला गया था कि एप्पल मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस को फॉलो करके अपने ऐप स्टोर के अंदर इन ऐप पेमेंट सिस्टम को फोर्स कर रहा है। दरअसल बात ये था कि एपिक गेम्स का एक बहुत ही पॉपुलर गेम फोर्टनाइट ऐप स्टोर पर रजिस्टर्ड था। इस गेम में मौजूद कैरेक्टर के लिए जब कोई भी गेमर स्किन खरीदता था तो जितना भी प्राइस वो पे करता था उसका 30% एप्पल ले लेती थी। इसको देखते हुए एपिक गेम्स ने यूजर से कहा कि आप स्किन को ऐप से ना खरीदकर फोर्टनाइट की वेबसाइट से खरीदें, जिससे कंपनी 30% कमीशन देने से बच गई। इससे नाराज एप्पल ने फोर्टनाइट को अपने ऐप स्टोर से ही रिमूव कर दिया, जिसके चलते एपिक गेम के पास अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। इससे एक साल पहले यानी 2019 में म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी स्पॉटिफाई ने भी एप्पल पर यूरोपियन कमीशन में एंटी ट्रस्ट कंप्लेंट फाइल की थी, एंड अब इस केस को फाइल हुए 4 साल बीत गए हैं, लेकिन यूरोपियन कमीशन की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है प्राइवेसी गेमिंग। आपने देखा होगा कि एप्पल खुद को प्राइवेसी प्रोटेक्टर के रूप में खूब ज्यादा एडवर्टाइज करता है, और इसी के चलते उसने 18 दिसंबर 2020 में ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी यानी ATT नाम का फीचर आईफोन में इंट्रोड्यूस किया, जिसका काम ये था कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन से कोई भी ऐप को ओपन करेंगे तो वो आपसे परमिशन लेगा कि आप इस ऐप के जरिए अपना डेटा ट्रैक करने का परमिशन देना चाहेंगे या नहीं। अब प्राइवेसी तो हर किसी को प्यारी है, इसी के चलते 63% से भी ज्यादा अमेरिकन ने प्राइवेसी एक्सेस को डिनाई कर दिया, जिसका सबसे बड़ा लॉस फेसबुक को हुआ और सिर्फ एक साल के अंदर उसे $600 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। आपको पता होगा फेसबुक की कमाई ऐड पर ही डिपेंडेंट है, जिसके लिए वो अपने यूजर्स की सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है ताकि वो जान सके कि इनका इंटरेस्ट किस चीज में है।
अब मान लो आपको बूट्स पसंद है तो फेसबुक आपको किसी फुटवेयर कंपनी का एड्स दिखाएगा, लेकिन अगर आपने डेटा एक्सेस डिनाई कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको एड्स नहीं दिखेंगे, वो तो दिखेंगे ही लेकिन पर्सनलाइज नहीं होंगे। बूट्स की जगह हो सकता है कि आपको हाउस होल्ड आइटम्स के ऐड दिखे और जिन्हें इन आइटम्स में इंटरेस्ट है उसे ट्रैवलिंग के ऐड दिखे। अब सवाल ये है कि इस एटीटी फीचर को लाने की वजह क्या सच में प्राइवेसी प्रोटेक्शन ही है या इसके पीछे कोई और रीजन छिपा है। दोस्तों सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एप्पल के ऐसा करने का मकसद आपके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना नहीं बल्कि अपना खुद का एक एप्पल एड नेटवर्क बनाना है। ऑलरेडी इसने एप्पल न्यूज और एप्पल स्टॉक पर अपने एड्स रन करने शुरू कर दिए हैं और आने वाले समय में आपको मैप्स, एप्पल बुक्स और एप्पल पॉडकास्ट पर भी एड देखने को मिल सकते हैं। कुछ समय पहले इस कंपनी ने सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए जॉब पोस्टिंग भी की हुई थी जो उनके एडवर्टाइजिंग एजेंडा पर काम कर सके। अब इससे एक बात तो साफ है कि एप्पल अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करके एडवर्टाइजिंग फील्ड में भी खुद की मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है। तो ना ये किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर के आगे चलने दे रहा है और ना ही हार्डवेयर में किसी दूसरे ब्रांड को एप्पल की डिवाइस से पेयर करता है। इससे दूसरी कंपनीज को नुकसान तो होता ही है, साथ ही आईफोन यूजर्स को भी मजबूरन एक के बाद एक इनके कई डिवाइसेस खरीदने पड़ते हैं और ये एप्पल की एक ऐसी लूट है जिसकी आम यूजर्स को भनक तक नहीं लग पाती। क्या आपने कभी इन पॉइंट्स को नोटिस किया है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल रिचार्ज के रेट महंगे क्यों होते जा रहे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।